नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है साइंस की क्लास में। पिछली क्लास में हमने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आपकी जो चतुर्श्रेणी की एग्जाम है उसमें साइंस के टोटल 9 टॉपिक है और 9 टॉपिक से आपके देखिए 5 क्वेश्चन आएंगे और मैं सभी टॉपिक को एक एक करके करा रहा हूं। ठीक है, तो ये केवल आपको ये कंटेंट ही पढ़ना है, यहां से आपका बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन उठाएगा, वो ऐसा का ऐसा चिपकाएगा एग्जाम में। जब एग्जाम हो जाएगी आपकी तब मैं आपको यहां से दिखाऊंगा कि देखिए यहां से क्वेश्चन उठाया उसने ऐसा का ऐसा। ठीक है, तो आपको लगातार बनी रहना है, अपने साथियों को भी शेयर कर देना है ज्यादा से ज्यादा और वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना है। मैं स्टार्ट कर लेता हूं। सबसे पहले हमारे पास आता है तत्व के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? तत्व है, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्स। तो रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया था, यहां से क्वेश्चन आएगा। तो तत्व शब्द का प्रयोग किया था किसने? रॉबर्ट बॉयल ने। ये क्वेश्चन बन गया है यहां से रॉबर्ट बॉयल। आगे देखिए, फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लोरेंट लवाजिये ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया था। तो तत्व की परिभाषा किसने दी थी? दूसरा क्वेश्चन आ गया है, तत्व की परिभाषा। तो तत्व की जो परिभाषा है वो दी थी लोरेंट भाई साहब ने। किसने दी थी? एंटोनी लोरेंट ने दी थी। आगे देखिए, उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो तत्व क्या है? अविभाज्य है। क्या है? अविभाज्य, मतलब इसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये क्या है? अविभाज्य है। अविभाज्य। ठीक है, आगे देखिए, तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया गया है। अब यहां से आ गया है तो तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 में। पहला तो हो जाएगा क्या? धातु। दूसरा हो जाएगा अधातु और तीसरा हो जाएगा क्या? उपधातु। क्या हो जाएगा? उपधातु। तो देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बन गया है? पहला, तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था रॉबर्ट बॉयल ने। दूसरा क्या है? तत्व की परिभाषा दी थी एंटोनी लोरेंट लवाजिये ने। और तत्व क्या है? अविभाज्य है। और तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा हो गया है उपधातु। अब सबसे पहले हम क्या बात कर लेंगे? धातु के बारे में बात करते हैं। तो आगे देखिए, धातु। तो धातु के बारे में यहां से स्टार्ट है। ठीक है, देख लेना आपको धातु के बारे में। तो धातुएं प्राय दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। पहला है धातु का गुण, ये चमकीली होती हैं। तो धातु जो होती हैं ये अपनी शुद्ध अवस्था में क्या होती हैं? चमकीली होती हैं, लस्टर होती हैं। दूसरा है, ये चांदी जैसी सफेद या सोने की तरह पीले रंग की भी होती हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला है, ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। तो जो धातु होती है ये ताप की और विद्युत की सुचालक होती हैं, ध्यान में रखना है। और विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु, विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु पूछेगा, सर्वाधिक चालक धातु। और वो क्या है आपकी? चांदी है, जिसको बोलते हैं सिल्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वर बोलते हैं। ये दोनों याद करना है आपको कि चांदी को सिल्वर भी बोलते हैं। वो पूछ सकता है कि विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु कौन है? तो वो होगी चांदी। ये तन्य होती हैं। तन्य का मतलब होता है इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। और सर्वाधिक तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है? तो सर्वाधिक तन्यता, तन्यता का गुण पाया जाता है किसमें? सोने में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सोने में पाया जाता है। और एक बात लिखी हुई है एनसीईआरटी की बुक में कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये आघातवर्ध्य होती हैं। आघातवर्ध्य का मतलब होता है इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है।
और सर्वाधिक आघात वर्ध्यता का गुण है, आघात वर्ध्यता का गुण किसमें पाया जाता है? तो सर्वाधिक आघात वर्ध्यता का गुण भी पाया जाता है सोने में। किसमें पाया जाता है? सोने में। और सोने का लैटिन नाम क्या होता है? अर्जेंटम होता है, सॉरी ओरम होता है। किसका लैटिन नाम होता है? ओरम। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला होती है, ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है, अर्थात धातुओं पर चोट मारने पर ये क्या करती है? आवाज उत्पन्न करती है। इसको बोलते हैं प्रतिध्वनिपूर्ण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोनोरस। क्या बोलते हैं? सोनोरस का गुण है। तो सोनोरस का गुण या प्रतिध्वनिपूर्ण का गुण किसमें पाया जाता है आपका? ये पाया जाता है धातुओं में। अब देखिए धातु के एग्जाम्पल हैं, सोना हो गया है, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये क्या है? इसका अपवाद है कि पारा है, पारा क्या बोलते हैं? मरकरी। एकमात्र क्या है? ये धातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। सामान्यतः जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन पारा है ये उसका पालन नहीं करती है। तो अपवाद हो गया है कि पारा क्या है? एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और पारा को क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको धातु के बारे में। आगे देखिए, आगे हमारे पास है अधातु के बारे में। यहां पर आ गए अधातु के गुणों के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला है, ये विभिन्न रंगों की होती है। तो धातुएं होती हैं, मतलब जो नॉन मेटल हैं, ये विभिन्न रंगों में पाई जाती हैं। ये ताप और विद्युत की क्या है? कुचालक है। तो ये ताप की और विद्युत की कुचालक है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का अपर रूप होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक। तो ये अपवाद आपको ध्यान में रखना है कि ग्रेफाइट है, ये विद्युत का क्या 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 होता है? कंडक्टर होता है। और ग्रेफाइट का उपयोग किसमें करते हैं? पेंसिल बनाने में। किसमें करते हैं? पेंसिल बनाने में। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धक नहीं होती है। तो ये तीन आपको इसके गुण याद करने हैं कि विभिन्न रंगों की होती हैं। दूसरा, ये ताप और विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। लेकिन ध्यान में रखना है, जो ग्रेफाइट है ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ये इसका अपवाद है, किसका? अधातुओं का। अगला है, इसमें चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धक नहीं होती है। चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धकता का गुण किसमें पाया जाता है? धातुओं में पाया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोक, कोल हो गया, कोक हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहां से आएगा, कोल का और कोक का, ये मैंने आपको याद करके जाना है। ये वो ही पूछेगा कि कोल और कोक किसके एग्जाम्पल हैं? तो वो है अधातुओं के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उपधातु के बारे में। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, उन्हें उपधातु कहा जाता है, मेटेलॉइड कहा जाता है। जैसे उपधातु के एग्जाम्पल है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये क्या है? किसके एग्जाम्पल है? उपधातु के। और ध्यान में आपको रखना है, सिलिकॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जर्मेनियम ये क्या है? अर्धचालक धातु है। अर्धचालक, अर्धचालक धातु है। ये बात भी आपको ध्यान रखना, पूछ सकता है कि अर्धचालक धातु कौन सी है? तो वह है सिलिकॉन और जर्मेनियम है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ अपवाद आएंगे किसके? धातु और अधातु के, उसके पढ़ लेते हैं और वहीं से क्वेश्चन आता है। हर बार एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम होता है भाई साहब, वहीं से क्वेश्चन उठाता है। तो अब देखिए इनके अपवाद। पहला है, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो पहला तो ये आपको ऐसा का ऐसा याद करना है कि जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन जो मरकरी है, मरकरी को क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारा। और पारा का प्रतीक होता है Hg। तो पारा या मरकरी किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अपवाद याद करना किसका? धातुओं का। आगे देखिए, आगे हमारे पास है क्या?
कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। यदि आप अपनी हथेली पर इन धातुओं को रखोगे तो ये पिघलने लगेंगी। तो धातु का गलनांक और कवथनांक क्या होता है? उच्च होता है। लेकिन दो धातुएं हैं, कौन कौन सी? गैलियम हो गई है, गैलियम व सीजियम। इनको हथेली पर रखने पर, हथेली पर रखने पर ये क्या होने लगती हैं? रखने पर पिघलने लगती हैं। तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि किन धातुओं को हथेली पर रखने पर वो पिघलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो दो धातु हैं, गैलियम और सीजियम। ध्यान में ये रखना है, यहां से क्वेश्चन उठाएगा। अगला है आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या होती है? चमकीली होती है। सामान्यतः अधातु क्या होती है? चमकीली नहीं होती है। लेकिन आयोडीन एकमात्र अधातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है? चमकीली अवस्था में पाई जाती है। ध्यान में रखना ये अपवाद इसका। ठीक है, मैं आगे की तरफ प्रस्थान करता हूं। आगे देखिए, आगे है कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रंगों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। जब से यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। तो सुनिए, जो कार्बन होता है, कार्बन के तीन अपर रूप हैं। इसे कितने अपर रूप हैं? तीन अपर रूप हैं। अपर रूप पहला तो हो गया है हीरा, और दूसरा क्या हो गया है? ग्रेफाइट। दूसरा हो गया है ग्रेफाइट, और तीसरा क्या हो गया है? फुलरीन हो गया है। क्या हो गया है? फुलरीन हो गया है। ध्यान में रखना है। अब जो हीरा है ये क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है। तो ये है सबसे कठोर पदार्थ। सबसे कठोर पदार्थ पूछा जाएगा, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो वो हीरा है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक भी अधिक होता है। तो इस हीरे का क्या होता है? गलनांक व क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? अधिक होता है, सर्वाधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। और ग्रेफाइट एकमात्र कार्बन का जो अपरूप है, ये क्या है? विद्युत का सुचालक है। पूछेगा विद्युत का सुचालक कौन सा है? ऑप्शन देगा आपको क्या? कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट। तो आंसर लगाना है ग्रेफाइट है, कार्बन नहीं है। कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए जो फुलरिन है, फुलरिन की खोज की थी बक मिनिस्टर फुलर ने। बक मिनिस्टर फुलर ने इसकी खोज की थी। और सबसे पहले कार्बन 60 फ्लोरीन की पहचान की गई थी। इतना ही आपको याद करना है फ्लोरीन के बारे में। अगला देखिए, क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो देखिए आपकी जो लिथियम है, क्या है? लिथियम। लिथियम हो गई है, सोडियम हो गई है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन धातु हैं। और ये तीनों क्या हैं? क्षारीय मर्दक धातु है। यहां से क्वेश्चन आया था जो आपकी पशु परिचर की एग्जाम लगी थी। इसी एक लाइन से दो क्वेश्चन पूछ लिए थे पशु परिचर की एग्जाम में, साइंस के। तो ये क्षारीय धातु है। क्वेश्चन आया था क्षारीय धातु है, ऑप्शन दे दिया था इनमें से एक तो लिख दिया था लिथियम, बाकी तीन ऑप्शन अलग थे। तो आपको ध्यान में रखना है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम क्या है? क्षारीय धातु है। इसके अलावा ये क्या है? इनको चाकू से काट सकते हैं। इनको चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटा जा सकता है, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्यों? क्योंकि इनका गलनांक और कवच घनत्व क्या होता है? कम होता है। तो इनका घनत्व व गलनांक क्या होता है? कम होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है अच्छे से इनको। ठीक है, आगे देखिए, तो इनके घनत्व एवं गलनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे बात कर लेते हैं। अब आएगा एक क्या उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में, कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसको बोलते हैं? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल
तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अब दो एग्जाम्पल हैं उभयधर्मी ऑक्साइड के, एक तो है Al2O3, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक एग्जाम्पल है ZnO, जिसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, क्या बोलते हैं? जिंक ऑक्साइड। ये दो ऑक्साइड ऐसे हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, और जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं उनको क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें बात कर लेता हूं मैं। और ये देखिए, यहां से देखना है, पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि जो पोटेशियम है, पोटेशियम और सोडियम, मैं आपको जो बता रहा हूं वो ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन यहां से ही आएगा। सोडियम और पोटेशियम ये दो ऐसी धातु हैं जिनको खुला छोड़ने पर, वायु में खुला छोड़ने पर क्या कर लेती हैं? आग पकड़ लेती हैं। क्या पकड़ती हैं? आग। इसलिए जो आपके दोनों धातुएं हैं, पोटेशियम और सोडियम, इन दोनों को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, केरोसिन तेल में इनको रखा जाता है। क्वेश्चन आएगा, कौन सी ऐसी दो धातुएं हैं या फिर कौन सी धातु है जो खुले में छोड़ने पर आग पकड़ लेती है? तो एक तो हो गई है पोटेशियम, एक हो गई है सोडियम, दो धातु हैं, और इनको किसमें रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। यही क्वेश्चन पूछा था किसमें आपका, ऐसा का ऐसा उठाया था उसने, आपकी परसों परिचर की एग्जाम लगी थी उसमें उठाया था उसने, कि किस धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है। उसमें ऑप्शन था पोटेशियम, सोडियम नहीं था। ठीक है, तो आपको ये दोनों धातु के बारे में आपको पता होना जरूरी है। आई होप यह समझ में आ गया होगा। मैं आगे की तरफ प्रस्थान करता हूं। आगे देखिए, आगे है अधिकांश अधातु ऑक्साइड प्रदान करती हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाती है, वहीं अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। तो इसका मतलब क्या है? आपको इतना याद करना है कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड होते हैं किस प्रकृति के पूछेगा? तो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं अम्लीय प्रकृति के। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और पूछ ले धात्विक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो ये होते आपकी क्षारकीय प्रकृति के, क्षारीय प्रकृति के। इसको नोट कर लेना अच्छे से, जब परीक्षा हो जाएगी मैं ये आपके बॉक्स ही दिखाऊंगा आपको कि देखिए यहां से क्वेश्चन टपक गया है। और जब आप देकर के आओगे एग्जाम, तब आपको मालूम होगा कि जो कंटेंट पढ़ा रहा है सामने वाला जो बंदा, वो पूरे शिद्दत और जान के साथ पढ़ा रहा है। हमने उस पर विश्वास नहीं किया था, और जब एग्जाम निकल जाएगी तो पछताने से कोई फायदा नहीं है भाई साहब, है ना? फिर रोते रहिए और पछताते रहिए, क्योंकि एग्जाम ही निकल जाती है, फिर वो टाइम ही निकल जाता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल था। आगे देखिए, आगे हमारे पास है, अब जो तत्व थे उनके बारे में कुछ, ये आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में है, मैं ये जो नोट्स ले रहा हूं ये एनसीईआरटी और आरबीएससी के ही हैं। ठीक है, देखिए, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 में 100 से अधिक है। अभी तक जो ज्ञात तत्व हुए हैं उनकी संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 52 जो तत्व हैं वो प्राकृतिक हैं। तो जो 92 जो एलिमेंट्स हैं वो तो क्या है? प्राकृतिक तत्व हैं। पूछेगा यहां से क्वेश्चन, प्राकृतिक तत्व हैं, जबकि शेष मानव निर्मित हैं। तो जो बच गए वो क्या है? मानव निर्मित है। अधिकतर तत्व क्या है? ठोस है। 11 तत्व कमरे के ताप पर गैस हैं। तो यहां से आएगा 11 जो तत्व हैं वो क्या है? कमरे के ताप पर द्रव्य है अवस्था में पाए जाते हैं। आगे देखिए, 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव्य हैं। सॉरी, ये तो क्या थे? गैस थे। ये तो क्या थे? गैस।
ये तो थे गैस 11 तो। और जो दो तत्व हैं, दो तत्व कौन कौन से? पारा व ब्रोमीन। पारा तो क्या है? धातु है, और ब्रोमीन क्या है? अधातु है। तो पारा और ब्रोमीन क्या है? पारा और ब्रोमीन हो गए हैं क्या? ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन एकमात्र अधातु है, एकमात्र अधातु, जो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और पारा एकमात्र धातु है। क्या है? धातु है, जो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। यहां से क्वेश्चन पूछता है वो। अगला देखिए, गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान, और कितने तापमान पर? 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर क्या होते हैं? द्रव अवस्था ले लेते हैं। समझ में आ गया होगा। और गैलियम और सीजियम धातुओं को हथेली पर रखने पर वो क्या होते हैं? पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे हमारे पास है, ये सक्रियता श्रेणी आपको याद करके जानी है। ये वाली सक्रियता श्रेणी है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, जिसको बोलते हैं पारद भी बोलते हैं, सिल्वर और गोल्ड। ये सारणी याद करके जानी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा? निम्न में से सर्वाधिक चालक धातु है, सर्वाधिक चालक धातु है, चालक धातु है। अब वो ऑप्शन दे देगा, जैसे दे देगा पहला पोटेशियम, दे दिया है पहला पोटेशियम, पहला ऑप्शन पोटेशियम। दूसरा दे देगा कॉपर, तीसरा दे देगा क्या? मतलब चांदी दे दिया है, जिसको बोलते हैं क्या? सिल्वर बोलते हैं। चांदी को क्या बोलते हैं? सिल्वर। फिर चौथा ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए सोडियम दे दिया है। क्या दे दिया है? सोडियम। तो आपको सक्रियता श्रेणी याद रहेगी, तब ये पता चलेगा। अब सबसे ऊपर कौन आ रहा है? तो सबसे जो ऊपर है वो सर्वाधिक चालक है। और जब नीचे ही नीचे वाला ये तत्व क्या है? सबसे कम क्रियाशील है। तो सबसे ऊपर कौन पाया जा रहा है ऑप्शन में? पोटेशियम पाया जा रहा है। देखिए, तो पोटेशियम क्या है? सर्वाधिक चालक धातु है। तो ये सारणी याद करके जानी है। याद नहीं करके जाओगे तो दिक्कत खड़ी होगी। ठीक है, आगे देखिए। आगे हमारे पास है, अब क्वेश्चन है जो हमने पढ़े हैं उसके आधार पर आप जवाब देने हैं। ये एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन है, ये करके जाना है। मैं बोल रहा हूं ऐसा का ऐसा टपकेगा, देखते रह जाओगे तुम। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है। तो कौन सी धातु थी कमरे के? एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में थी, तो वो थी पारा। और पारा को क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। और मरकरी का प्रतीक होता है Hg। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला है, चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातु कितनी थी? 3 धातु थी। कौन कौन सी थी? लिथियम थी, सोडियम थी और पोटेशियम। ये तीनों धातु क्या थी? चाकू से काटी जा सकने वाली। और ये तीनों धातु क्या है? क्षारीय मर्द धातु है, क्षारीय मर्द धातु। ये क्वेश्चन आता है कि क्षारीय मर्द धातु का एग्जाम्पल है। आगे देखिए, उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु याद करना। उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है चांदी। क्या है? चांदी है। ठीक है, और ये याद करना है, उष्मा की कुचालक पूछेगा। उष्मा की कुचालक धातु, उष्मा की कुचालक धातु, कुचालक धातु। तो उष्मा की कुचालक 2 धातु हैं। एक तो हो गया है लेड, जिसका प्रतीक होता है पीबी, और एक होता है पारा। क्या होता है? पारा, जिसको बोलते हैं मरकरी। इसका प्रतीक होता है Hg। ये याद करके जाना आपको। ऐसा कैसा पूछेगा कि उष्मा की कुचालक धातु कौन सी है, तो वो है लेड और पारा। 2 ही ऐसी धातु हैं जो उष्मा की कुचालक हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छी चालक धातु हो गई है चांदी। अब देखिए, यहां से पूछ लिया उष्मा की कुचालक धातु है, तो लेड हो गया है और पारा, ये उष्मा की कुचालक धातु हैं। ये पढ़ के जाना आपको ऐसा कैसा। ठीक है, आघात वर्धिता का हमने पढ़ लिया था, तन्य का हमने पढ़ लिया था। आघात वर्धिता का सर्वाधिक गुण पाया जाता है किसमें? सोने में। और तन्यता का गुण भी किसमें पाया जाता है? सोने में। यह बात आपको याद करके जाननी है। आगे देखिए, आगे हमारे पास है अब क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो यह क्वेश्चन तभी हल होगा अगर आपको सक्रियता श्रेणी याद है। तो कैसे?
ये अभिक्रिया कर रहा है NaCl की अभिक्रिया, NaCl की अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ? कॉपर के साथ। तो देखिए यहां पर कॉपर है और यहां पर सोडियम है। सक्रियता श्रेणी देखिए, क्या ये अधिक क्रियाशील है क्या? देखिए सारणी दिखाता हूं आपको, सोडियम और कॉपर है। देखिए सोडियम ये रहा और कॉपर ये रहा, तो सोडियम तो ऊपर है, कॉपर नीचे है। अब देखिए, तो कॉपर नीचे था, सोडियम ऊपर था, तो ये तो अधिक क्रियाशील है, तो ये कॉपर इसको धक्का नहीं मार पाएगा और ये बाहर नहीं निकाल पाएगा इसको यहां से, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। दूसरा देखिए, MgCl2 की अभिक्रिया करा रहा है, MgCl2 की अभिक्रिया करा रहा है एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम और Mg देखिए कहां पर आ रहे हैं, देखिए तो देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ये रहा और Mg ये रहा, तो Mg को क्या धक्का दे पाएगा क्या? ये नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये देखिए एल्यूमिनियम क्या है, नीचे है, ये कम पावरफुल है एल्यूमिनियम, और जो Mg है ये क्या है, अधिक क्रियाशील है, तो ये इसको धक्का नहीं मार पाएगा। मतलब ये वाला यहां वाला इसको धक्का नहीं मार पाएगा और इसको बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो ये अभिक्रिया भी नहीं होगी। अगला है FeSO4, FeSO4 की अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ? सिल्वर के साथ, और सिल्वर का प्रतीक होता है Ag। अब देखिए Fe है और Ag है, देखिए Fe और Ag कहां पर है? Fe और Ag, देखिए Fe ये रहा और Ag ये रहा, सिल्वर जिसको बोलते हैं। तो देखिए Fe तो ऊपर है, Ag नीचे है, तो Fe तो अधिक क्रियाशील है, क्या ये धक्का मार पाएगा क्या इसको? तो ये इसको धक्का नहीं मार पाएगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया भी नहीं होगी। आगे देखिए AgNO3, तो AgNO3 और प्लस में Cu कॉपर, तो Ag है और Cu है। चलिए सक्रियता श्रेणी में चलते हैं, तो Ag कहां पर है? ये रहा, देखिए यहां पर है Ag, और Cu कहां पर है? ये रहा, तो देखिए Cu क्या है? ऊपर है, तो Ag को क्या कर देगा? धक्का दे देगा, क्योंकि अधिक पावरफुल है कौन? Cu, तो ये अधिक पावरफुल है Cu, ये इसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? CuNO3 का होल ट्वाइस और प्लस Ag। समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो ये बनेगा इस प्रकार से अभिक्रिया होगी। तो आपको यही बताना कि कौन सा विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा, कौन सा नहीं करेगा। किसके आधार पर बता सकते हैं? केवल और केवल सक्रियता श्रेणी अगर हमें याद होगी तभी होगा, तो वो श्रेणी आपको याद करके जाननी है। आगे देखिए, आगे हमारे पास है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? तो जो लोहा है, लोहे का फ्राइंग पैन है, लोहे का प्रतीक होता है Fe। देखिए जब लोहा जो है ये आर्द्रता वायु और नमी के संपर्क में आता है तो लोहे पर क्या लगती है? जंग लगती है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए इसमें कौन सा उपाय सर्वाधिक सुरक्षित है? देखिए ग्रीज करेंगे और पेंट करेंगे, ग्रीज और पेंट करेंगे, तो जब ग्रीज और पेंट जब ताप के संपर्क में आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो कामगर नहीं है लंबे समय तक। देखिए जिंक की परत चढ़ाएंगे, जब लोहे पर जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं, तो ये परमानेंट इसका इलाज हो जाता है। क्या हो जाता है? परमानेंट। और लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को बोलते हैं यसद लेपन, यसद लेपन, ये भी क्वेश्चन आता है। इंग्लिश में बोलते हैं गेल्वेनाइजेशन, गेल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, आगे हमारे पास है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है, तो यह तत्व है कैल्शियम। याद करना है क्या है? कैल्शियम है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि जो टिन होती है ये क्या होती है? कम क्रियाशील होती है, और जिंक क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। तो देखिए टिन की अपेक्षा जिंक क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी हमारा आंसर हो गया है।
आगे देखिए, आगे हमारे पास ये है क्या, धातु और अधातु के बारे में ही है। ठीक है, और ये लास्ट है, ये क्वेश्चन आता है कई बार। तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या विद्युत सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। जैसे MgCl2 क्या है, एक आयनिक यौगिक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से कौन से यौगिक का निर्माण होता है। तो कौन से यौगिक का निर्माण होता है, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक को क्या बोलते हैं, विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। अब आपको लास्ट बात याद करनी है, धातु किसको बोलते हैं और अधातु किसको बोलते हैं। ये डेफिनेशन नहीं आएंगी ना, हाँ तो सुन लो। धातु उस तत्व को बोलेंगे, तो वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है उसको तो बोलते हैं धातु। और अधातु क्या होती है, तो वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाता है, क्या कहलाता है आपका, अधातु कहलाता है, नॉन मेटल कहलाता है। और इसको जरूर याद करके जाना, मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं। जब एग्जाम लगेगी, एग्जाम के बाद में जब क्वेश्चन आएगा तो यही बॉक्स में आपको दिखाऊंगा कि देखिए भाई साहब यहां से क्वेश्चन आ रहा है और आप पढ़ के नहीं गए, गलत हो गया है। अब उसमें आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है ना, मैं आपको अच्छा से कंटेंट दे रहा हूं अच्छे से। ठीक है, तो ये होता है धातु और अधातु के बारे में। अगले जब क्लास होगी उसमें लेकर के आएंगे धातु और अधातु के यौगिक अर्थात प्रमुख यौगिक के बारे में हम लाएंगे, वो टॉपिक है। ठीक है, आपको इसी प्रकार से पढ़ के जाना है। ये आपको कम मीटर लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन यहीं से टपकेंगे, देख लेना आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगे हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा